नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक कहावत है, 100 सुनार की और एक लोहार की। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली जितना परेशान कर रही थी, योगी आदित्यनाथ ने एक झटके से वो दांव चल दिया कि कहीं ये मामला तूल पकड़ा तो प्रधानमंत्री को बनारस छोड़ के तमिलनाडु से चुनाव न लड़ना पड़े। मैं इस पूरी बातचीत में जो दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से करी है, मैं उसे बताऊंगा कि जो योगी और मोदी की जो जंग थी, उसमें योगी के इस दांव ने कैसे दिल्ली दरबार के पसीने छुड़ा दिए। बनारस के करप्शन का मामला अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। गुजरात के ठेकेदार क्या क्या गुल खिला रहे हैं, ये बातें अब सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन रही है। तो क्या ये जंग इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे के सिंहासन की बलि लेकर मानेगी? केपी मलिक ने बहुत शानदार विश्लेषण किया है, पूरा सुनेंगे आपको तो बहुत मजा आएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे, आज का दिन मेरी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी 4 PM फिल्म्स की पहली शॉर्ट फिल्म आज आ रही है। ये जो बराबर में आप लोगो देख रहे हैं, आप यूट्यूब खोलिए, 4 PM फिल्म्स में जाइए और एक शानदार पिक्चर इश्तियाक नाम की पिक्चर मुफ्त में देखिए। और मुझे बस फीस इतनी दे दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये पिक्चर कैसी है। हर महीने मैं आपको एक बेहतरीन पिक्चर 4 PM फिल्म पे दिखाऊंगा। शॉर्ट मूवी, बड़ी मूवी, सब कुछ आप 4 PM फिल्म पे देखेंगे। एक नया चैनल आपके नए भरोसे के साथ शुरू किया है। चलता हूं केपी मलिक के पास सारी पॉलिटिकल बातचीत के लिए। बताइएगा जरूर कैसी लगी बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। आपका धन्यवाद संजय जी। आपको मैंने आज लग रहा है कि आप मुंबई से दिल्ली पहुंच गए, इसीलिए आपने भगवा कलर की मुंबई से लखनऊ भगवा कलर की नहीं भगवा कलर की जैकेट आपने पहन ली है, क्योंकि बाबा का डर आपको भी है, कहीं बाबा आपको भी ना पहन दे। आजकल बाबा की जो है लाठी घूम रही है, और उनका जो सोटा है वो बहुत घूम रहा है। कई सांसदों पे, संजय सिंह, पप्पू सिंह पे भी सोटा घूम चुका है उनका। मैं अभी इसी विषय में बात करूंगा। मैं तो बस मुंबई से आया, बस रात कल पहुंचा ऋषिकेश में एक रात रुका, फिर वापस लखनऊ। लेकिन मैं आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा कि काशी का कौन है विनाशी। और बड़ा मजेदार बात है, काशी में बाबा का एक लेना एक ना देना दो। काशी का डीएम कौन होगा, काशी का पुलिस कमिश्नर कौन होगा, मुझे लगता है काशी में कौन से इलाके का दरोगा भी कौन होगा, यह भी पीएमओ तय करता है। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे तय कर ले कि कौन कमिश्नर होगा काशी का, तो मैं मानने को तैयार नहीं। काशी के विकास के लिए, विनाश के लिए पीएमओ का एक अफसर परमानेंट बैठा रहता है, वहां देखता है कि वहीं क्या काम हो रहा है। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं केपी मलिक साहब, दुनिया के ना जाने कितने देश ऐसे हैं, एक छोटा सा महल है, एक छोटा सा घर है, लेकिन वो धरोहर है, संस्कृति की धरोहर है। 200 सालों से उन्होंने उस सभ्यता को बचाने के लिए, छोटे से घर को बचाने के लिए कितनी कोशिशें करी हैं। लोग, दुनिया के लोग देखने आते हैं, घर नहीं टूटने दिया। मैंने बहुत बाबा भोले के मंदिर में मैं बहुत गया हूँ। मैंने दर्जनों बार मंगला आरती की है सुबह 3 बजे। एक टाइम ऐसा था, मैं शिव जी का बड़ा भारी भक्त, अभी भी भक्त हूँ, लेकिन मैं मंदिर कम जाता हूँ, तो उसमें मंदिर का जाने का भूत चढ़ा हुआ था, तो मैंने बड़ी मंगला आरती की है। वो छोटी छोटी गलियां, उन गलियों में छोटे छोटे मंदिर, उससे उतर के मंदिर में जाते थे। फिर वहां पता चला कि अब साहब सौंदर्यीकरण होगा और अब मंदिर को 5 स्टार मंदिर बनाया जाएगा, और सारे वो एक तरफ से सब तोड़ दिए गए। मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से कहा कि भगवान को भी क्या 5 स्टार चाहिए? राम नहीं मिलते सत्ता के गलियारों में, राम मिलेंगे शर्वरी के झूठे बेरों में। आपको हर जगह 5 स्टार क्यों चाहिए? छोटे छोटे मजे तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि संजय जी, आप देखते नहीं थे, आप उन गलियों में जाते थे, वहां जगह जगह साड़ गाय गोबर कर दिया करते थे, गोबर से बच के हमें जाना पड़ता था। तो मैंने कहा, काशी में गायों सांड़ों को मुक्त करना ज्यादा आसान काम था, मंदिरों को तोड़ना ज्यादा आसान काम था। आप काशी के गाय और सांड आप भर के 2, 4, 10, 20, 50, 100 गाड़ियों में किसी उनके जहां पे पालने की जगह है, गौशाला है, वहां छुड़वा देते। काशी सांड़ों से मुक्त हो जाती, गायों से मुक्त हो जाती, लेकिन आपने वो पूरा तोड़ दिया। आजकल वृंदावन के पे नया प्रोजेक्ट है कि वृंदावन में भी काम होगा, ऐसी 5 स्टार बनी। और आप अगर आरटीआई में पूछेंगे तो कहीं ना कहीं दरवाजे गुजरात के ठेकेदारों पे निकल जाएंगे जाके, कि गुजरात के ठेकेदारों का काम। काशी में भी साफ इसी तरह के काम हुए, और विवाद हुआ कि सबसे प्रसिद्ध घाट पे अहिल्याबाई जी की प्रतिमा, जिन्होंने इतना काम किया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। उस घाट को तोड़ने के वीडियो जब वायरल हुए और पॉलिटिकल गलियारे में खलबली मची, लोगों ने कमेंट किए, सारी विपक्षी पार्टी ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप,
अहल्याबाई की मूर्ति नीचे पड़ी हुई है, टूटी हुई है। तो पता नहीं क्यों योगी जी ने ये सारा पाप, जिसमें मुझे लगता है उनको कोई लेना देना नहीं था, अपने सिर पर ले लिया कि बात दिल्ली की है, बदनामी मेरी है। और पता नहीं किन शुभचिंतकों ने उनसे कहलवा दिया कि ये एआई की वीडियो है। एआई पर लगे देखे विनाश काले विपीते बुद्धि, उन्होंने संजय सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं पे एफआईआर करा दी। एफआईआर कराना मुझे लगता है योगी जी का बड़ा शगल है। कभी पत्रकारों पे एफआईआर करा दो, कभी नेताओं पे एफआईआर करा दो। शायद उनको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम आएगा कि नेताओं पे, एक्टिविस्ट पे, पत्रकारों पे एफआईआर करना, चाहे वो नेहा राठौर हो, अभिषेक उपाध्याय हो, ममता त्रिपाठी, ऐसे पत्रकार या एक्टिविस्ट, सब पे एफआईआर करा दो। मैंने भी भुगता हूँ, मेरी ढेरों जांचें मेरी भी हो गई। लेकिन इस बार कहते ना पड़ी लकड़ी है उठा लेना, तो इस बार जो आए योगी जी वो घिर गए। संजय सिंह ने कहा कि अगर वो हम झूठ बोल रहे हैं तो मूर्ति दिखा दीजिए, कहाँ है वो साबित मूर्ति जो लगी थी, जिसका एक ऐतिहासिक महत्व था। और फिर लोगों ने जो व्यक्तिगत फोटो वीडियो बनाए थे वो सब सोशल मीडिया पर डाल दिए, ये रहे हमारे व्यक्तिगत फोटो जो है ध्वस्तीकरण हो रहा है। लोगों ने मांग की एक प्रतिनिधि मंडल को घुमा दीजिए वहां पे अगर घाट नहीं टूटे हैं। सवाल यह है कि ये घाट टूटे किसके इशारे पे? इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, डीएम और एडीएम ने बयान दे दिया कि हाँ घाट टूटे हैं, योगी जी कह रहे हैं एआई से टूटे हैं। यानी इतना बड़ा कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश सरकार में, और लोग कह रहे हैं योगी जी के सपोर्टर के ट्वीट आ रहे हैं कि योगी जी आप क्यों पढ़ रहे हो, कह दो नहीं तो सब पीएमओ का करा धरा है, हम थोड़ी ना है। ये उत्तर प्रदेश में चल कौन रहा है? काशी का कौन है विनाशी? खेल क्या है? जरा खेल को समझाइए। संजय जी, अगर आप देखें, बनारस एक पौराणिक नगरी है और हमें नहीं पता कि वो कितनी पुरानी है, और उसके स्वरूप को आप अपने तरीके से बदलना चाहते हैं 11 साल पहले आए हुए। अगर बाबा को गुस्सा चढ़ गया तो आपका क्या हाल होगा ये आप समझ लीजिए। अरे अगर आपको 5 स्टार कल्चर लाना है, आपको विकास करना है, तो ये तो परंपरा है कि किसी भी पुराने नगर को बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए, भाई अंग्रेज आए यहाँ पे, उन्होंने नई दिल्ली बनाई ना, पुरानी दिल्ली को तोड़ के, पुराना लाल किला तोड़ के तो बनाया नहीं, उन्होंने नई दिल्ली बनाई। और आज हम उस नई दिल्ली की पहचान को अंग्रेजों के नाम से जानते हैं। पुरानी दिल्ली ठीक है भाई, मुगलों का किला और वो सब है, तो आप भी बनाइए अपना। तो आप क्या कर रहे हैं? आपका बनाना बुनूना कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं है, आप तो धंधा ढूंढ रहे हैं। मंदिर में धंधा सबसे बड़ा है। आपने नहीं देखा है वो कोई बाबा है, उन बाबा का क्या नाम है, वो बता रहे हैं एक सतुआ बाबा आ गए, नहीं वो खेला गाड़ी में घूम रहा है बाबा वो। हाँ, तो ये जो करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है, सबसे तो बढ़िया संजय जी, धंधा है। मैंने आज जैकेट पहन ली, मलिक साहब भगवा, ये चैनल के पीछे पड़ गई है दिल्ली सरकार। कभी मेरे चैनल हटवाए जा रहे हैं, कभी यूट्यूब पर लिखा जा रहा है ये ब्लॉक कर दो, कहीं नोटिस आ रहे हैं, कहीं मुकदमा हो रहा है। मैंने तो सोच लिया है, और ये अब शायद नहीं आएगा, वाली जैकेट पहनूंगा और प्रवचन करूंगा, मैं भी सतुआ बाबा की तरह, मेरे पास भी करोड़ों की गाड़ी है। इससे बढ़िया धंधा कुछ नहीं है। नहीं आपसे आपको दिक्कत ये हो जाएगी, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो 9वीं फेल हैं, इसलिए वो सतवा बाबा हैं। अगर वो 12वीं उर्वी पढ़ लेते, वो शायद सतवा बाबा ना हो। अच्छा ये बताइए, अगर वो पढ़ लिख के आईएएस पास कर लेते, कहीं डीएम होते, क्या ही कर लेते? अरे मलिक साहब, जब डीएम उनके घर बैठ के रोटी बना रहा है चूल्हे पे, तो मैं कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि डीएम बन के भी आप क्या कर लेते जो बाबा कर रहे हैं। तो इसलिए आप पढ़ लिए हैं, अब आप अगले जन्म में करिए कि आप छठी फेल हो जाएं और बाबा भोले और बाबा बन जाएं। एक वो बाबा कौन से हैं इंदौर वाले, जो उधर के महाराष्ट्र में नए युवा, वो छठी फेल बाबा हैं जिनके कान में हनुमान जी बता जाते हैं। अब आपने तो इतनी पूजा भोले बाबा की है, लोगों ने इतना आप इतना हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, तब भी हनुमान जी आपके कान में नहीं बोलते, उनके कान में बता जाते हैं हनुमान जी। हालांकि वो नहीं बताते कि गुजरात में मारता वो घूम रहा था, उन्होंने कह दिया हनुमान जी का दूत है ये। मतलब इस देश में हो क्या रहा है, मेरे तो माथा पकड़ा नहीं, मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं उनसे कि आपके कान में हनुमान जी सारी चीजें बता जाते हैं, आपके कान में हनुमान जी ये नहीं बताते कि भाई ये एरोप्लेन जो उड़ेगा गुजरात से, इसको रुकवा दीजिए, इसमें खतरा है। आपको ये नहीं बताते कि भाई पहलगाम में कुछ हो सकता है। आपको हनुमान जी ये क्यों नहीं बताते कि दिल्ली में कल इतने बजे बम विस्फोट होगा, इसलिए उसको देखा। ऐसी बातें क्यों नहीं बाबा बताते आपके कान में आके हनुमान जी?
ये हमें समझ आज तक नहीं आया। खैर, इसमें बहुत ज्यादा ना पढ़ते हो, असल मुद्दे पे आते हैं जो बात है। एक चीज और, ऐसे बाबाओं के दरबार में भी भक्त बड़े अच्छे आते हैं। जो बंबई में ब्लू फिल्म बनाते थे, उनके खानदान के लोग, मैडम जी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के उसमें जो ईडी जिनको तलाश कर रही है सट्टा में, वो बाबा के दरबार में, मतलब ये सारे लुच्चे लफंगे गुंडे इन बाबाओं के आश्रम। एक वो आंखें नहीं है जिनकी, कहना नहीं चाहिए, शारीरिक अक्षमता, इतना घिनौना आदमी, वो किसी की हत्या की बात करने लगता है, किसी की जीभ काटने की बात कर लेता है, गेरू वोसन कहता है मैं माँ, प्रधानमंत्री उसको भाई कहते हैं, उसके चरण छूते हैं। देखिए संजय जी, ये एक ऐसी धर्म की छतरी है, ऐसी आस्था की छतरी है जिसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि ये आस्था की छतरी है। आप आस्था के नाम पे लोगों का मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, और इसको बढ़ाने में हमारी सत्ताधारी पार्टियां अभी और आपकी जितनी कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनकी छतरी के नीचे आ जाई हुई है, वो सब मजाक बनवा रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि आप धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे आप कुछ भी करिए। आप ये देखिए कि एक हिंदू वर्ग का कोई भी व्यक्ति हिंदू लड़की का बलात्कार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उनसे बचे रहना चाहिए। अब्दुल से बचे हुए हैं, अब्दुल टाइट है, वो रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। कोई किसी हिंदू गरीब को ही मारे, उसको लूट ले, उसकी जमीन हथिया ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब्दुल टाइट रहना चाहिए। आज ये एक परंपरा देश में चल गई है। आपने जो जिक्र किया कि वृंदावन का मामला भी चल रहा है, आपको पता है कि वृंदावन की गलियां हम पढ़ते हैं किताबों में, सुनते हैं, देखते हैं, जाते हैं। वृंदावन की गलियों में ही तो जादू है, जहाँ श्री कृष्ण जी की यादें आज भी हैं। और आप अगर उनको तुड़वा देंगे एक कॉरिडोर के नाम पे, एक व्यापारिक कॉरिडोर वहां बनवा देंगे, तो फिर वहां जाएगा कौन? वहां कोई पर्यटक आएगा कौन? अरे मैं कह रहा हूँ, भव्य तो बिल्डिंगें बनी है ना मुंबई में, 37-33 मंजिली में भव्य बिल्डिंगें बनी हुई है। तो मुंबई जाए लोग, क्यों बनारस और काशी में और आपके वृंदावन में घूम रहे हैं लोग, बताइए? वहां तो वृंदावन में कुछ, अब जिस भगवान का जीवन शमशान में है, जिसके गले में मुंडों की माला है, जिसके भूत पिशाच जिसकी बारात में जाते हैं, जो शमशान में वास करता है, उसके मंदिर को आप 5 स्टार बना रहे हो। मतलब जो देवता ही फकीरी का है, वो बाबा भोले के मंदिर को आप सब 5 स्टार बनाने के लिए सब तोड़े डाल रहे हो। उन घाटों को मैंने देखा है, मैंने बहुत घूमा है गंगा में, वहां बैठ के उन घाटों का तोड़ ताड़ के आप 5 स्टार किसके लिए बना रहे हो? और ठेकेदार क्यों गुजरात के कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं? राम मंदिर की छत टपक गई पहली बारिश में। ये बता दो दे कि अयोध्या, मथुरा, काशी में जो ठेकेदार है फिर गुजरात लॉबी के कितने लोग हैं। लेकिन मेरा बड़ा सवाल है मलिक साहब, ये योगी जी क्यों टपक पड़े? काम तो पीएमओ कर रहा है, कह देते भाई मेरे किसी से मतलब नहीं है, मोदी जी की महिमा है, अमित शाह की महिमा है, मेरा ठेकेदार हो मतलब नहीं। योगी जी ने ये झूठ वाली बात एआई से बनाई, ये कह के ये उन्होंने मुसीबत क्यों बोल ली और एफआईआर क्यों करा दी? संजय सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता पे एफआईआर, बताइए। संजय जी, वहां पे क्या है कि जो डीएम है आलोक कुमार, उन्होंने पहले वक्तव्य दे दिया था कि कुछ ध्वस्तीकरण हुआ है, लेकिन उसमें अहिल्याबाई की जो मूर्ति है वो सुरक्षित संरक्षित है। तो जब लोगों ने मांग की कि भाई हमें दिखा दीजिए, एक प्रतिनिधिमंडल बना के ले जाइए, उसमें कुछ मीडिया के लोग हैं, कुछ विपक्ष पे हो, आप उनको दिखा दीजिए। अजय राय ने भयंकर ट्वीट जी जी जी, तो आप उसमें घिर गए। फिर तो जब घिर गए तो फिर मोर्चा संभालने के लिए बाबा आए गए। हालांकि बाबा दिल से नहीं आए, बाबा को जबरदस्ती भेजा गया। बाबा फंस गए हैं इसमें। अब बाबा चाहते, और आप ये देखिए सबसे बड़ी बात कि आपको एफआईआर करने के लिए उत्तर प्रदेश का, बनारस का कोई नागरिक नहीं मिला है। एफआईआर चेन्नई में हुई है। चेन्नई में भक्त ढूंढे गए भोले बाबा के। भोले बाबा के भक्त उत्तर भारत में नहीं मिले, चेन्नई से एफआईआर करवाई गई है। और चेन्नई वाले व्यक्ति को बताया गया है कि एआई से पिक्चर बना के डाली गई है। अगर चेन्नई वाले उस भक्त को जब पता चलेगा कि उसकी आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, पिक्चर सचमुच है, तो क्या पता वो भी बैक मार जाए। तो फिर आप कहां से लाएंगे? फिर आप कहीं के श्रीलंका से लाएंगे आदमी ढूंढ के जो एफआईआर करे संजय सिंह पप्पू यादव पे। ये जो खेल चल रहा है, ये खेल इस तरह का ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और आपने जो कॉरिडोर की बात अभी कही थी कि भाई 5 स्टार कॉरिडोर बना के आप क्या करेंगे, इन्होंने तो कहा था ना, हमारे प्रधानमंत्री जब बने थे
कि मैं तो कूड़े में भी धंधा ढूंढ लेता हूँ, मैं तो गुजराती हूँ। तो वो धंधा ढूंढा जा रहा है मंदिरों में, और मंदिरों का जो धंधा है वो सतुआ बाबा जी बता ही रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि हम तो धन्यवाद करते हैं कि नई 5 स्टार पार्लियामेंट बनाने के लिए मोदी जी ने कम से कम पुरानी पार्लियामेंट को नहीं तोड़वाया। नहीं तो मोदी जी पता चला पुरानी पार्लियामेंट का ध्वस्तीकरण करके वहीं नई पार्लियामेंट बनवाते। तो ये तो कम से कम संरक्षित हो गई। तो ये जो देश में चल रहा है, आप सड़क बदलने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने नया जुमला दिल्ली में शुरू कर दिया है कि भैया ये जो है पांडवों की नगरी है और ये इंद्रप्रस्थ है दिल्ली, इसको क्यों नहीं बदला जा रहा है। और आप बताइए, जहां पे कौरव पांडव पांडव रहते थे, भीम अर्जुन युधिष्ठिर अर्जुन, उनके नाम पे एक रोड नहीं है, और अकबर रोड, सम्राट रोड, बाबर रोड, फलाने रोड, औरंगजेब रोड बनी हुई है, ये क्यों नहीं हो रहा। अभी नया शगुफा आ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। किले का नाम बदल देना चाहिए, कुतुब मीनार का नाम बदल देना चाहिए। मजे की बात ये है, कुछ रोडों के नाम अंग्रेजों के हैं, उनका भी बड़ा कि अंग्रेजों के हैं। और खुद जब नई पार्लियामेंट बनाए तो उसका नाम रखा सेंट्रल विस्टा, उसका नाम अंबेडकर भवन ही रख दिया, उसका वीर सावरकर भवन ही रख देते, दीनदयाल भवन रख देते, उसका नाम रखा सेंट्रल विस्टा। क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है 10 लाख का सूट पहन के कहाँ वो अंबेडकर भवन में आएंगे, सेंट्रल विस्टा में आएंगे तो लगेगा कि मॉडर्न प्राइम मिनिस्टर है, अंग्रेजी बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर। उस पर कोई जिक्र नहीं करता कि भाई सेंट्रल विस्टा नाम काहे को रखा तुमने, सेंट्रल महापुरुषों का नाम क्यों नहीं रखे। नहीं, वो तो कह रहे, वो तो थोड़ा अंग्रेजी भी दिखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, हमारे जो उसके ये मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री थे सरदार जी, वो आए थे विदेश से, अमेरिका रह गया, थोड़ा अमेरिकी कल्चर और विदेशी कल्चर भी झलकना चाहिए, इसलिए उसका नाम सेंट्रल विस्टा रखा गया है। वो रखने के लिए सेवा तीर्थ रख दिया प्रधानमंत्री उसका कार्यालय का नाम, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम तीर्थ जोड़ दिया गया, तीर्थ स्थान। पहले शायद 4 होते थे, आपको जानकारी होगी, मैं तो जानता नहीं। एक 5वां नया तीर्थ स्थान पैदा हो गया है, जहाँ पे तीर्थ आसन करने के लिए लोगों को तीर्थ दर्शन करने के लिए आना होगा। कांग्रेस और विपक्ष इतना बुरा है, संजय सिंह इतने बुरे हैं, उस तीर्थ स्थान के लिए कह रहे हैं कि वहां तो बैटिंग ऐप का सट्टा चला रहे थे हिरेन जोशी। कह रहे तीर्थ स्थान में बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए ऐसा आरोप लगा दे रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। तीर्थ स्थान है, वहां पे कैसे कोई बैटिंग ऐप चला सकता है। हिरेन जोशी के बारे में हालांकि बताया कुछ नहीं, हिरेन जोशी है कहाँ, अभी पीएमओ में ही है या बाहर कर दिया, पता नहीं चल पा रहा है कुछ नहीं। यहाँ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं संजय जी जो पता नहीं लगती हैं, और जब पता लगेंगी एकाएक लगेंगी। आपको तो पता ही है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे वो कहाँ है आजकल, उनका भी नहीं पता है। 4 दिन पहले खबर आई थी कि उनको जो है बेहोश होकर बाथरूम में गिर गए और उनको एम्स ले जाया गया। अब खबरें चुपचाप आती हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं, अब कल को क्या नई खबर आ जाएगी यहाँ कुछ नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ तो कुछ खबरें बहुत भयंकर तरीके से आ रही हैं और कुछ आ ही नहीं रही। तो देश में बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आपको नई चीज संजय जी मैं और एक बता देता हूँ कि अब गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लगातार पिछले 6 महीने में 7 यात्राएं पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, और उसके बाद लगातार गृह मंत्री जी ने वहां पे अपना डेरा डाल दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि लगातार हम चिट्ठियां लिख रहे हैं ममता बनर्जी को कि भाई फेंसिंग करने के लिए, बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए हमें जगह दीजिए। और उधर ममता बनर्जी कह रही है कि जो जगह हमने इनको दिए वहां इन्होंने कोयले की खुदाई शुरू करा दी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सारे भारत के घुसपैठिए पश्चिमी बंगाल में ही हैं। अब आपको याद होगा जब दिल्ली में इलेक्शन थे घुसपैठिए दिल्ली में थे, फिर आपको याद होगा बिहार में इलेक्शन हुआ तो घुसपैठिए बिहार चले गए। अब वो सारे घुसपैठिए जो है बंगाल में चले गए, और सरकार इनकी है और बॉर्डर की जिम्मेदारी इनकी है, और जो है घुसपैठिए वहां पहुंच जा रहे हैं और वो ममता बनर्जी ले आ रही है उनको। आप ये बताइए कि लगभग मेरा जितनी जानकारी है 800 साढ़े 800 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश से जो जुड़ी हुई है, उसमें 400 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक पश्चिम बंगाल की है, और बाकी मेघालय, त्रिपुरा और दूसरे जो मणिपुर वगैरह हैं उनकी है। इन चारों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां फेंसिंग नहीं हो रही है, फेंसिंग यहाँ बंगाल में कर रही है। 12 साल में कुल 400 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है 12 साल में। ये तो इनका काम है। इलेक्शन के लिए तमाम चीजें जो है आप बता रहे हैं घुसपैठियों को निकालने के लिए, और घुसपैठिए बंगाल में बैठे हुए हैं, इलेक्शन तक घुसपैठिए वहां है। उसके बाद जब आप इनसे पूछेंगे घुसपैठियों की सूची दे दीजिए, आपने कितने घुसपैठिए निकाले वो बता दीजिए, वो बताने के लिए इनके पास आंकड़े नहीं है।
उसी प्रकार से आंकड़े नहीं है कि जिस प्रकार से योगी जी ने कह तो दिया कि एआई की पिक्चर है, मूर्ति सुरक्षित है, लेकिन अगर आप ये सवाल पूछ लेंगे कि मूर्ति जहां सुरक्षित है दिखा दीजिए, फिर उस सवाल पर ये चुप हो जाते हैं। जो सवाल पूछेगा, जो कहेगा, उस पर एफआईआर होगी, नहीं तो फिर अच्छा, बैठे रहो। लेकिन बनारस के लोग इसीलिए सवाल नहीं पूछ रहे, मुझे लग रहा है बनारस के लोग इसीलिए सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं उन्हीं के ऊपर ना एफआईआर हो जाए। अच्छा, मुझे लग रहा है मलिक साहब इसमें योगी जी गेम खेल गए। ये घाट का मामला जितना उछलेगा, बनारस का मामला जितना उछलेगा, उतनी चर्चा बनारस की होगी। अभी तक बनारस की चर्चा हो रही थी कि 1000-2000 करोड़ का नशीला कफ, कोडीन वाला कफ बनारस से सप्लाई होता रहा। कोडीन भैया महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रचार करने पहुंच गए। अभी तक कोई तय बताने को तैयार नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल हो गए या नहीं हो गए, लेकिन गले में गमछा डाल के वो महाराष्ट्र में कोडीन भैया प्रचार कर रहे थे। कार्य क्षेत्र था बनारस। बनारस से नशे का कारोबार हो रहा था 1000 करोड़ रुपए का, और बनारस के किसी अफसर को पता ही नहीं था। पीएमओ का आईबी, पीएमओ का इंटेलिजेंस रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं था नशे का इतना बड़ा कारोबार चल रहा। बनारस बदनाम हुआ। उसके बाद ये मामला, ये घाट का मामला 2-4 दिन छपता, बंद हो जाता। मुझे लगता है कि योगी जी भी चाहते होंगे ये मामला बना रहे। तो एफआईआर करा दो, तो संजय सिंह आके धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, विपक्ष चिल्लाएगा, हम आप कहेंगे कि एफआईआर क्यों हुई, तो ये घाट बना रहेगा सुर्खियों में। तो हम लोग भली योगी की आलोचना कर रहे हैं एफआईआर करा दे, लेकिन ये एफआईआर करा के उन्होंने असल में मोदी जी और अमित शाह के पैरों के नीचे जमीन खिसका दी। इस एफआईआर के नीचे सबको समझ में आ गया कि बनारस के जितने घाट हैं, जितने सप्लाई हैं, जितने ठेके हैं, वो सब दिल्ली से संचालित हो रहे हैं। ये सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो योगी जी ने इसको हवा दे दी कि देखो दिल्ली कर क्या रही है। अगर ये एफआईआर नहीं होती, मामला खत्म हो जाता। लेकिन मुझे लगता है योगी जी बड़ा दिमाग से मुझे लग रहा है पहले क्या करके, लेकिन मुझे अब आपसे बात करते करते समझ आया कि योगी तो बहुत बड़े नेता हो गए हैं, बहुत शातिर नेता हो गए हैं। उन्होंने एक झटके से मोदी के पसीने छुड़ा दिया। अब ये मामला तूल पकड़ेगा, पक्का तूल पकड़ेगा। अखिलेश यादव हंगामा करेंगे, संजय सिंह हंगामा करेंगे, बनारस के घाट चर्चा में रहेंगे, और कहीं गुजरात से कनेक्शन निकल आया, मोदी जी तो बनारस को टाटा टाटा करके तमिलनाडु के चुनाव लड़ेंगे। मुझे लग रहा है फंसा लिया योगी। नहीं संजय, देखिए इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि योगी जी बहुत सफल नेता और जो है क्या बोलते हैं उनको, एक रणनीतिकार नेता बन चुके हैं, इसीलिए वो सियासी रणनीति खेल रहे हैं, इसीलिए तो खतरा मान रहे हैं इनको अमित शाह जी, इसीलिए तो इनको निपटाना चाहते हैं। अब ये तो लड़ाई निपटने की है, अगर बाबा ढीले पड़ेंगे तो बाबा निपट जाएंगे, और ये तो लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है। जो कमजोर पड़ेगा वो निपटेगा, दोनों में से एक ही बचना है, इसमें कौन सी कोई दो राय है। देखिए ये तो सबसे बढ़िया और स्वर्णिम मौका बाबा के सामने है, बाबा के पास है, क्योंकि ये लोग तो बिजी रहेंगे अगले 2-3 महीने तक वहां, इनको तो बॉर्डर बचाना है और घुसपैठिए निकालने हैं। इधर बाबा जो है अपने घुसपैठिए पेल देंगे दिल्ली तक इतनी देर में, तो बाबा के पास तो इससे बढ़िया मौका क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप बनारस में देखें, और हम कुछ भी अगर कोई पैमाना ना लें, जो लोकप्रियता पहले ट्रम्प में, दूसरे ट्रम्प में मोदी जी की थी बनारस में, वो लोकप्रियता है नहीं, वोट घटा है उनका। सीधा सीधा आप पैमाना ले लीजिए, बाकी को छोड़िए आपके कैसे जीते नहीं थे। नहीं हार रहे थे, बाद में जीते, मतलब मेरा हार जाएंगे प्रधानमंत्री वहां के, शुरुआत में ये हो रहा है। संजय जी उसका हमारे पास कोई परिणाम नहीं है कि फाइनली शायद हार गए थे, प्रमाण तो है नहीं, कहने वाली बातें हैं, लेकिन वोट फीसद कम हुआ है, लोगों की नाराजगी बढ़ी है। जिस प्रकार से आपने कॉरिडोर की बात करी है, जिस प्रकार से आपने गुजरातियों को ठेके देने की बात करी, इससे कहीं ना कहीं एक नाराजगी बनारसी लोगों की बढ़ी है। जिनकी छोटी दुकानें थी, जिनका छोटा मोटा धंधा था, उलगंडियों में चाय की दुकानें थी, दूसरी कोई छोटा सामान बेचने की दुकानें थी, उनकी नाराजगी तो बढ़ी है, और वही असली वोटर है। तो ये तो साफ साफ सामने आ गया है। और उसका दूसरा जो पहलू अयोध्या वाला था, जो अयोध्या में जिस प्रकार से आपने किया, वहां नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वहां जीत ही नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें ये चल रही है कि इतने लोग मुखर हैं, इतने लोग नाराज हैं, और वो नाराजगी बढ़ाने का मौका तो बाबा को अभी मिला है। अब जितना सगुफा ये चलेगा, ये फायदा तो बाबा को होगा। और आपको हम और आप जितना भी विरोध बाबा का करें, या जितनी भी बातें उनकी कहें, या जितना भी कहें, एक चीज हमें और आपको माननी पड़ेगी कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप बाकी लोगों पे चिपक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों पे, चाहे वो कोई कई सारे मामलों में है, उन मामलों को खोलना नहीं चाहता, बाबा पे चिपक नहीं रहे वो मामले, बाबा के ऊपर डायरेक्ट नहीं चिपक रहे,
चाहे वो किसी भी तरह के मामले हों जो दिल्ली वालों पे चिपक रहे हैं, वो बाबा पे नहीं चिपक रहे हैं। तो इसलिए बाबा से डाइवर्ट हो जा रहे हैं। और बाबा का आज भी मजबूतीकरण मुझे दिखाई दे रहा है कि बाबा का वो है और बाबा ये मामला खेल देंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये ईश्वर ने मौका भी उनको दे दिया है, ये शायद मठाधीश होने के नाते भी उनको मौका मिल गया है, हिंदू धर्म को वो बढ़ावा दे ही रहे हैं, तो ये बढ़ावा भी तो अच्छा है। और आज वो जो हमारे एक वो ज्योतिषा पीठाचार्य हैं हमारे, वो गए थे स्नान करने, उनको भी वापस कर दिया गया है। जी जी। अब वो किसके खिलाफ बोलेंगे वो भी आप जान रहे हैं। वो भले ही योगी के खिलाफ बोले हैं, लेकिन तीर दिल्ली पहुंचेगा उनका सीधा। तो वो इस तरह की चीजों को भी बढ़ाने में बाबा माहिर है, बाबा जानते हैं क्या करना है। तो ये आपने अच्छी चीज पकड़ी है और ये चीज भविष्य में होगी, मुझे ऐसा लगता है। और हमें और आपको इस पर डिबेट करने के कई और मौके मिलेंगे, मुझे ये भी लग रहा है। जी बिल्कुल मलिक साहब, उधर महाराष्ट्र में जीत के भी अभी झटके पे झटका लग रहा है। अपने पार्षद, अपने नेता बंद करके रखने पड़ रहे हैं और ये लग रहा है कि शिंदे और कहीं उद्धव ठाकरे मिलके दोबारा मिलके बीजेपी को ना गायब कर दें। संजय राउत के जो तीखे तीखे बयान आ रहे हैं वो दिल्ली की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में कोई और बड़ा खेल हो सकता है? कोई राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। अगर मिल गए शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से कि भैया बीजेपी हम सबको खत्म कर देगी, इन गुजरातियों को, गुजरात का, मुंबई का, महाराष्ट्र का आपस में बड़ा मतभेद रहते हैं। तो अगर ये गुजराती मिलके बंबई में ये कर रहे हैं, ये नाम से मिल गए, तो क्या लग रहा है वहां भी कोई बड़ा सा तूफा खिल सकता है? संजय जी, आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मुंबई की बीएमसी का जो बजट है वो 74,000 करोड़ का बजट है। तो उस पर तो भारतीय जनता पार्टी को झपट्टा मारना जरूरी था और बहुत सालों से पीछे पड़ी हुई थी कि बीएमसी उसके हाथ लग जाए। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के जो क्रांतिकारी हैं असली, जो सारी पार्टी को डुगडुगी के हिसाब से चलाते हैं, अडानी भाई, वो तो मुंबई में इसी तलाश में बैठे हैं कि भैया जल्दी लाओ हम अपना कारोबार शुरू करें। दूसरी बात जो आपने कही है कि जो मेन सारे कारोबार मुंबई से चलते थे, मुंबई में होते थे, वो सारे गुजरात में शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो तो वहां की जनता, नाराजगी तो है लोगों में, लेकिन जिस तरह की पैंतरेबाजी चल रही थी, शिंदे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं है, भले वो कुछ भी मानते रहे। जो उनके 29 पार्षद आए हैं, आपको पता है ना कि एंटी जो वो बदलने वाला, पाला बदलने वाला जो खेल है, वो जो रूल है वो इसमें नहीं चलता है। कोई भी अगर 2 पार्षद भी टूट के जाते हैं किसी पार्टी में, तो यहाँ वो रूल रेगुलेशन का कोई पैमाना नहीं चलता, और कानून यहाँ नहीं चलता, दल बदल कानून जो एमएलए में और एमपी में चलता है, इसमें पार्षद में नहीं चलता। आराम से आप जा सकते हैं, टूटना बहुत आसान है, खरीदारी बहुत आसान है, मंडी लगनी बहुत आसान है। इसीलिए वो अपने पार्षदों को लेकर 5 स्टार होटल में भागे हैं, और वो बहुत देर भाग नहीं पाएंगे, मैं आपको बताऊं। वो चाणक्य जी की अभी नजर जरा कम पड़ी है उधर, चाणक्य जी थोड़े बंगाल में बिजी हैं, वो बहुत आसान है उनको तोड़ना। लेकिन अगर टूटने से पहले ही इस तरह का कुछ खेल बन जाए कि जो है, जो बर्फ जमी हुई है शिंदे जी की, और शिंदे जी की जो बेशर्मी हो थोड़ी कम हो जाए, और वो जाके कह दें कि उद्धव भाई हो गया, मुझे जो प्राप्त करना था मैं कर चुका, और अब आप संभालिए। लेकिन इसके लिए संजय जी क्या होता है, इस तरह के लोगों को जेल जाने का डर होता है, इसलिए मुझे संभावना कम लगती है। उनको ये पता है कि जैसे ही तुमने ये पैंतरा बदला, अगले दिन तुम जेल में जाओगे। याद कीजिए, अभी राजस्थान में एक एमएलए ने भाजपा छोड़ दी थी, 24 घंटे पूरे नहीं होने दिए और उनके घर पे ईडी और इनकम टैक्स पहुंच गया, दे धड़ाधड़ छापे। बस 24 घंटे इंतजार नहीं करते ये लोग। तो इस डर से मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत शिंदे जी दिखा पाएंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी मोल दे दें। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री रहते हुए आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसी तरह वो सरेंडर करके अपना डिप्टी मेयर वहां बनवा के ही अपना समझौता कर लेंगे, मुझे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंत में ये कह देगी उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है आपको, और सबको तोड़ लेगी। तो आज इतना दम कम से कम देखिए, नेताओं में, विपक्ष में भी कुछ चंद नेता होंगे जो कुछ बोलने की हैसियत कर रहे हैं। अब संजय सिंह बोलने की हैसियत इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास कुछ खोने को है नहीं, वो जेल भी हो आए, जेल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनके पास कुछ था ही नहीं। दूसरे जिनके पास कुछ खोने को है, वो विरोध भारतीय जनता पार्टी का करने में आज की स्थिति में नहीं है। यही अजीत पवार थे आपके मुंबई में, 70,000 करोड़ के घोटाले के इनको कह रहे थे तत्काल फांसी पे चढ़ाएंगे, और लाके इनको जो है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बना दिया। वो थे आसाम के आपके मुख्यमंत्री जो बने घूम रहे हैं,
वो कांग्रेस में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुलते ही आसाम के मुख्यमंत्री हैं। और वो कल को फिर अगर कांग्रेस चले जाए तो क्या होगा? क्या उनकी हिम्मत है वो भाजपा की सरकार रहते हुए भाजपा छोड़ दें? भाजपा की सरकार जाने के बाद वो कांग्रेस में आ जाए और राहुल गांधी से माफी मांग लें और राहुल गांधी उनको माफ कर दें, वो एक अलग बात है। लेकिन आज की परिस्थितियों में वो पार्टी छोड़ दें, ना उनकी इतनी हैसियत है और ना इतनी हिम्मत उनमें मुझे दिखाई देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है। वो तो आपको मैंने अभी उदाहरण दिया राजस्थान के विधायक का, तो माफ नहीं करती। तो इसलिए इतनी हिम्मत शिंदे जी कर पाएंगे मुझे नहीं लगता। हालांकि आपने ये भी कहा कि भाई राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त होता है, कभी भी कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होती। मुझे तो वो भी किस्सा याद है कि जब इतनी घनी दुश्मनी थी कि समाजवादी पार्टी के गुंडे बताया था मायावती ने उनको मारने आ गए थे, और फिर हमने वो भी देखा कि मायावती का और मुलायम सिंह की पार्टी का गठबंधन भी हमने देखा। तो बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में, कल को कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कभी भी कोई भी कहीं पलट सकता है। राजनीति में तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई नैतिकता, कोई सिद्धांतवाद तो होता नहीं है नेताओं के अंदर। वो तो एक खूंटी पर टांग के आ जाते हैं घर पे। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है इन परिस्थितियों में। लेकिन शिंदे इतना बड़ा डिसीजन ले पाएंगे, उस पर मुझे संशय है थोड़ा, संजय जी। जी देखो, ठीक बात है, बहुत मजेदार बातचीत थी मलिक साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत? शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए।